साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि ट्वीट कर उन्होंने कहा 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। तो ये ट्वीट सामने आया है, 2024 अक्टूबर में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। अभय सिंह के बयान का पलटवार दिग्विजय सिंह चौटाला यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने दरअसल ये कहा था कि जेजेपी बिकी हुई पार्टी है और जेजेपी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। इसी बात पर पलटवार करते हुए भतीजे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में 2024 अक्टूबर में इनेलो का विलय जेजेपी में होगा। तो हरियाणा की सियासत में लगातार चाचा भतीजे एक के बाद एक बार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा था कि जेजेपी तो बिकी हुई है और बीजेपी से ये बिकी हुई है, जेजेपी का कभी भी बीजेपी में विलय हो सकता है। तो वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला का ये बयान आप देखिए, ट्वीट है ये, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। तो पलटवार करते हुए चाचा पे भतीजे ने यह ट्वीट किया कि अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले चाचा अभय सिंह चौटाला ने कहा था दुष्यंत चौटाला पर वार करते हुए कि जेजेपी बीजेपी से बिकी हुई पार्टी है और जल्द ही जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा और जेजेपी का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वहीं इस पर चाचा की बात पर पलटवार करते हुए भतीजे दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया और ट्वीट किया कि आने वाले समय में जेजेपी का बीजेपी में विलय नहीं बल्कि जेजेपी में इनेलो का विलय होगा। चलिए अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर डाडम हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। हादसे की जांच के लिए बनाई गई है 8 सदस्यीय टीम। जांच कमेटी गठित करने पर बोले हैं मंत्री मूलचंद शर्मा। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही तत्काल होगी कार्रवाई। नागर चौधरी हादसे की जांच के आदेश दिए गए। बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चंडीगढ़ से डाडम हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। हादसे की जांच के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी। जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि डाडम हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। हादसे की जांच के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय टीम और जांच कमेटी गठित करने पर बोले हैं मूलचंद शर्मा। उन्होंने कहा कमेटी की रिपोर्ट आते ही तत्काल होगी इस पर कार्रवाई। नागर चौधरी हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि डाडम हादसे की तरह ही नागर चौधरी में भी हादसा हुआ था जिसमें 4 मजदूरों की दबके मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं डाडम हादसे में 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है जांच के लिए, जो कि जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सामने आते ही इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। डाडम हादसे को लेकर मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में लगातार उनकी नजरें बनी हुई हैं और खुद वो इस मामले में अपडेट ले रहे हैं। वहीं 8 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी, जो कि रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। डाडम हादसे पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस मामले में 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो कि इस मामले की जांच करेगी। वहीं नागर चौधरी हादसे को लेकर भी उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेशवासी अभी डाडम हादसे से उभरे भी नहीं थे कि महेंद्रगढ़ के नागर चौधरी इलाके में खनन के दौरान एक और यहां पर बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। प्रदेशवासी अभी डाडम हादसे को भूले नहीं थे कि एक और बड़ा हादसा महेंद्रगढ़ के नागर चौधरी खनन इलाके में हुआ, जहां एक मजदूर की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, एक के बाद एक हादसा किस तरीके से देखते हैं, आखिर कहां ये लापरवाही जो है ढील बरती जा रही है? जो हादसा जो कल जानकारी मिली है, ये नागल चौधरी का राजस्थान से एडजॉइनिंग का इलाका है। इधर राजस्थान है, एक तरफ हरियाणा है, ये सब 1 किलोमीटर के उसमें है।
और ये लोग जो हैं जो रात को चोरी करते हैं, अवैध खनन करते हैं और चोरी के रास्ते से जो इजी मनी कमाते हैं, ये वो हादसा है। और हादसा हुआ है कि कई बार पुलिस ने मुकदमे दर्ज करे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की है, इनको गिरफ्तार करा, इनके ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद करा, पर ये लोग मानते नहीं है। पर इसके हादसे के बाद जो कैजुअलिटी हुई है, जो आपने जानकारी दी है, एक आदमी की मृत्यु हुई है। इस तरह के जो भी प्रदेश में जो चोरी करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं और इस तरह के जितने भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। और सब प्रकृति के नीचे है, चाहे पहाड़ की बात करें, यमुना की बात करें, और सारा क्या है कि सब इजी मनी इससे चाहते हैं, इजी मनी शायद इससे। पर हमने जो कार्रवाई करी है पूर्व की सरकार के बाद, जितना हमने इन पे खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, रोका है, रेवेन्यू कलेक्शन करा है और सब कुछ करने का सरकार ने प्रयास करा है। सर ये बताएं कि जब ये हादसा हुआ, उस हादसे के तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है। ऐसी तस्वीरें जो हैं वो चैनल पे भी चली हैं कि 2 घंटे तक जो है वहां पर हादसे होने के बाद जो है ना तो मेडिकल ऑफिसर्स वहां पे पहुंचते, ना ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है? इतना बड़ा हादसा होता है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती है, ना ही मेडिकल ऑफिसर्स मौके पे पहुंचते हैं। अगर पुलिस एसएचओ थाने का हो, मजबूत हो, ईमानदार हो, इस तरह की कहीं भी मायने नहीं हो सकती। अगर एसएचओ मजबूत हो, चाहे माइनिंग का इलाका हो या यमुना का इलाका हो या नदी नाले का हो, और जो इस तरह की बालो पुलिस को जो नहीं पहुंची, पुलिस को जाना चाहिए था। और पुलिस को जो इस तरह का हादसा हुआ है वो पहुंचना चाहिए था। सर अगर डाडम हादसे की बात करें तो पहले एक एसआईटी गठित की गई, क्या वो एसआईटी कॉम्पिटेंट नहीं थी कि जिस वजह से एक और नई एसआईटी का गठन करना पड़ा, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व आईएएस अधिकारी कर रहे हैं? मेरा पूछना सब सीधा सा सवाल आपसे ये कि क्या जो पुरानी एसआईटी थी, क्या वो कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी? दोनों एसआईटी कॉम्पिटेंट हैं। और पूर्व जो पहली जो एसआईटी गठित की थी वो एडीसी की अध्यक्षता में थी, और एनजीटी ने भी एक टीम गठित की थी। एनजीटी बना देती, एक टीम हम बनाते, 3 टीम उसी एक की होती। एनजीटी की जो गाइडलाइंस थी, उसी गाइडलाइंस में हमने एडीसी को भी रखा है, फॉरेस्टर को भी रखा है, माइनिंग अफसर का एसडीएम को भी रखा है, एनजीटी के फॉरेस्ट के आदमी को रखा है। एसएस प्रसाद रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस है, और उसकी सहमति के बाद एक ही एसआईटी है। जब एसआईटी बड़े अधिकारी की उससे बने तो नीचे की उनका कोई महत्व नहीं रह पाता। तो एक एसआईटी बनाई है, चेयरमैन उसके एसएस प्रसाद जी हैं। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सारी जो भी गठित होती है कमेटी, सब पे भरोसा है। पर जब बड़ी कोई कमेटी गठित हो, छोटी गठित हो, कोई महत्व नहीं रह पाता। सर अब एसआईटी जब गठित की गई है पूर्व आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में, तो कब तक जो डेडलाइन जो है वो सौंपी गई है कि इस डेडलाइन के अंदर जो है वो सारा का सारा जो मामला है वो सामने आ जाए और दोषियों के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए? क्या डेडलाइन है उसकी? जो भी इसकी डेडलाइन दी है, जो भी गाइडलाइन दी है, जो भी इनका समय 3 महीने 2 महीने जो भी है, समय कितना रखा है मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं, कितना समय है, तो जो भी है उसकी समय सीमा है, समय सीमा से भीतर इसकी इंक्वायरी होगी। सर आपने बताया था कि जो डाडम हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें 2 से लेकर 15 लाख तक का मुआवजा जो है उनके परिवारों को दिया जा रहा है उस प्राइवेट कंपनी द्वारा। आखिरकार कब तक जो है एक मजदूर की जान जो है वो 15 लाख तक आंकी जाएगी? क्या सरकार उन आरोपियों पर सख्त रूप से कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, या फिर यूं ही जो लीपापोती की जाएगी कि एक एसआईटी बनती है, एक एसआईटी के बाद एक और एसआईटी गठित की जाती है और 15 लाख रुपए के आंकने के बाद उस मजदूर की जान की कीमत 15 लाख रुपए लगाई जाती है? क्या सरकार इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई करेगी और क्या मजदूरों के परिवारों को मुआवजा सरकार अपने लेवल पर देगी? कभी मजदूर की करोड़ों से आप जीवन को नहीं आंक सकते, और ना करोड़ की उसकी भरपाई तो जीवन में हो। जो परिवार का सदस्य चला गया, मजदूर हो या मालिक हो या दूसरा साथी हो, उसकी कभी करोड़ों से भरपाई नहीं होती। और इंसान है, इंसान का तो कोई नहीं किस मुकाम तक पहुंचता है। इंसान है, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट टाइम जो इसको परिवार को मदद होती है, ये कोई ये नहीं उसके जीवन का
भाई उसकी आदमी की, व्यक्ति की, जो मजदूर की कीमत दी है, कीमत नहीं, ये तो परिवार जो पीछे उसकी एक मदद तौर पे है। और मदद तौर पे जो पहाड़ का इलाका है, जो पहाड़ी है, जो प्रकृति है, इसका कभी भी इसकी भरपाई नहीं होती, और कभी भी क्या है, इसका जो मजदूर कभी पूरा नहीं हो सकता। और इससे क्या है कि जो भी एसआईटी बनाई है, इसका दूध का दूध, पानी का पानी। सर, नागल चौधरी की में जो मजदूर की मृत्यु हुई है, उसको मुआवजा देने के लिए क्या कुछ पैरवी जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है? नहीं, मजदूर चोरी भी करे, सरकार मुआवजा भी दे। मान लो इसमें क्या है कि चोरी हो रही है, नागल चौधरी में चोरी करते हैं, अपने कारण चोरी में उसकी मृत्यु होती है, सरकार क्यों करेगी भाई? सरकार तो शिकंजा टेकती है। हम तो कहते हैं बार बार, जो चोरी करते हैं खिलाफ पर्चा कार्रवाई हो भाई, क्यों ना? कोई लीगल काम है, कोई ऑथराइज में नहीं है, कोई ऑथराइज है भाई, ऑथराइज में हो तो कोई ठेकेदार से कहे उसे भाई इस तरह से चोरी कर रहे हो तो। और सरकार तो क्या है कि सरकार कहाँ तक किसको देगी? एक्सीडेंट है, कोई दूसरे हैं, कोई तो सरकार का, अगर इस काम में सरकार लगी रहेगी तो इसकी तो कभी शायद मेरे हिसाब से पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि डाडम हादसे को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस प्रताप प्रसाद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके का हादसा जो है वो महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी इलाके में बरपा है, उसको लेकर भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके की जो चोरी की घटनाएं, जो चोरी के खनन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। चौटाला रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 15 करोड़ 60 लाख रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी के साथ डिप्टी सीएम लघु सचिवालय में अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने का फैसला किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने काले झंडे दिखाकर डिप्टी सीएम का विरोध करने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए धरना स्थल सुभाष पार्क में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि पुलिस हजारों की संख्या में भी आ जाए तो भी डरने वाले नहीं है, हम अपना अधिकार लिए बगैर नहीं जाएंगे। आज हमारा 44वां दिन है धरने का, और आज हमारे पार्क में इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी कर रखी है सरकार ने। हम इस पुलिस से डरने वाले नहीं है। हमारे बहनों में इतना जोश है कि वो डरने वाली नहीं है। हमारी बहनों का आज टर्मिनेटर लेटर भी निकाल रखा है, लेकिन एक बहन का टर्मिनेटर निकालने से कुछ नहीं होगा। चाहे हमारी सारी बहनों का भी टर्मिनेटर निकाल देना लेटर, तब भी हम डरने वाले नहीं है। हमारे धरने को चलते हुए आज 44वां दिन है, लेकिन सरकार लगातार कभी ट्रेनिंग करवाती है, कभी कुछ, कभी हमारे खिलाफ वो लेटर भी निकाल रखे हैं। हमारी एक बहन जी के खिलाफ तो आज टर्मिनेट लेटर भी निकाल दिया, लेकिन हम इन गिद्दड़ बबकियों से नहीं डरने वाले। हम अपना धरना जारी रखेंगे। जिस तरह किसानों ने अपने 378 दिन में जीत दिलाई थी, उसी तरह अनिश्चित काल धरना जारी रहेगा। और हम अपने पूरे प्रोटोकॉल से, अनुशासन से ये धरना जारी रखेंगे और इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो अपना हक लिए बगैर नहीं वापस जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने की बात कही है, उसी को लेकर प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से पहले नजर हेडलाइंस पर।